नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके मास्टर डिवीजन क्लास में। और अब मैं लेके हूं आपके लिए नया चैप्टर, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। पूरे चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक बच्चे को 100% मार्क्स लाने के लिए याद करना चाहिए, उन सभी को हमारे टीचर्स की टीम ने मिलकर, जो बहुत वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर हैं, उन सब पूरी टीम ने मिलकर ये नोट्स आपके लिए तैयार किया है। 100% कंटेंट है इसमें। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया, इसके बाद आपको किसी गाइड रिफ्रेशर की नीड ही नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ हमने इसमें इंक्लूड कर दिया। वो भी टॉपिक वाइज, जो भी आपका पहला टॉपिक आपके बुक में होगा तो उसके अंदर में क्या याद करना चाहिए, जो जो टॉपिक आपके बुक में है ना, उसके अंदर हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी चाहिए, उन बातों को शामिल किया गया है। आलतू फालतू की सभी चीजों को हटा दिया गया है। तो ये वीडियो सबके लिए है। अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ रखा, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो भी आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट फॉर्म में लाया हूँ ये। तो जल्दी आप पढ़ लोगे, जल्दी आपको याद भी हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज और एक्यूरेट आंसर रखा गया है, पॉइंट टू पॉइंट आप देख ही सकते हो। और अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो भी आपके काम आएगा, क्योंकि गाइड कुंजी से पढ़ने का नुकसान ये होता है कि कई कंटेंट छूट जाते हैं। बट अगर आप पॉइंट वाइज पढ़ोगे, टॉपिक वाइज पढ़ोगे, तो आपको चीज़ें समझ में भी आएगी और याद भी जल्दी हो जाएगा। तो 100% कंटेंट आपका इंक्लूड हो जाएगा, तो कोई टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए एक और बेहतरीन सफर पर, एक और चैप्टर के रिवीजन के साथ, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। यहाँ आपका पहला टॉपिक आता है कि वैश्वीकरण क्या होता है। तो वैश्वीकरण की परिभाषा, जो सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन हो सकती है, वो ये है कि वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रणाली है जो दुनिया भर में माल, प्रौद्योगिकी, विचारों और लोगों के मुक्त आवाजाही से जुड़ी हुई है। ये एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें लोग अपने सामान को, अपने प्रौद्योगिकी को, अपने विचारों को फ्री में इधर से उधर या एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। उसको वैश्वीकरण बोलते हैं। आधुनिक युग से पहले आपका कंटेंट है, उसमें सबसे पहला आप अगर बुक उठाओगे तो उसमें मिलेगा रेशम मार्ग, सिल्क रूट। तो ये सिल्क रूट क्या था, ये रेशम मार्ग क्या था? सिल्क रूट, जिसे रेशम मार्ग कहते हैं, एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था। ये एक व्यापार करने का एक रास्ता था जो कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 14वीं शताब्दी तक चीन, भारत, फारस, अरब, ग्रीस और इटली को पीछे छोड़ते हुए एशिया से भूमध्य सागर तक फैला हुआ था। बच्चों, ये जो सिल्क रूट है, रेशम मार्ग है, ये एक्चुअल में एक व्यापार का मार्ग था, यानी व्यापार करने का एक रास्ता था जो कि चीन से लेकर भूमध्य सागर तक फैला हुआ था ये रास्ता। और इसको सिल्क रूट क्यों नाम पड़ा, रेशम मार्ग क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इस दौरान हुए भारी रेशम व्यापार के कारण इन रूटों से मोस्टली जो था चीन से ना रेशम वगैरह ले जाया जाता था। भारत, फारस, अरब, ग्रीस, इटली, यूरोप। तो इन रूटों से क्या होता था कि मोस्टली ना सिल्क लेके जाते थे चीन से अलग अलग व्यापारी। तो इस दौरान हुए भारी रेशम व्यापार के कारण इसे सिल्क रूट करार दिया गया, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया सिल्क रूट। ठीक है। ये चीन से लेकर और भूमध्य सागर तक फैला हुआ था, और मोस्टली लोग जो थे चीन से सिल्क लेके जाते थे अलग अलग जगहों पर, इसलिए इसका नाम सिल्क रूट ही रख दिया गया। सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग की कुछ विशेषताएं आप याद करके जाना। पहला, इस सिल्क रूट से होकर चीन के बर्तन दूसरे देशों तक जाते थे। चीन से बने हुए बर्तन दूसरे देशों तक जाते थे सिल्क रूट से। इसी प्रकार यूरोप से एशिया तक सोना और चांदी इसी सिल्क रूट से आते थे, और यूरोप से एशिया तक जो सोना और चांदी था वो इसी रूट से लाए जाते थे। सिल्क रूट के रास्ते ही ईसाई, इस्लाम, बौद्ध धर्म दुनिया के विभिन्न भागों तक पहुंच पाए, और इसी रूट से अलग अलग जो धर्म है उनका प्रचार हुआ, चाहे ईसाई धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, बौद्ध धर्म हो। इन्हीं के रास्ते जो थे वो इन धर्मों का प्रचार प्रसार हुआ। रेशम मार्गों को दुनिया के सबसे दूर के हिस्सों को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता था। इस रास्ते को, इस रूट को दुनिया के सबसे दूर हिस्सों में जाने वाला रूट माना जाता था। तो इस रूट पर अलग अलग धर्म का प्रचार होता था, अलग अलग व्यापार के जो सामान है वो लाया और ले जाया जाता था। क्रिश्चियन युग से पहले भी सिल्क रूट अस्तित्व में थे, यानी जब हमने ईसा पूर्व से पहले काउंट करना शुरू करा, यानी आज अभी देखो 2023 चल रहा है, तो 2023 से पहले भी, क्रिश्चियन युग से पहले भी सिल्क रूट अस्तित्व में थे। उससे पहले भी लोग जो थे वो इसी रूट से आया और जाया करते थे, और 15वीं शताब्दी तक विकसित हुए। रूट दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को एक बड़ा स्रोत साबित हुआ। जो मैंने आपसे कहा कि इसी रूट से व्यापार और सांस्कृतिक जो थे आदान प्रदान हुआ करते थे। इसको सिल्क रूट या रेशम मार्ग नाम दे दिया गया था, क्योंकि मोस्टली सिल्क का व्यापार होता था, लेकिन और भी चीजें आया जाया करती थी, जैसे चीन के बर्तन हो गए और सोना और चांदी हो गया, और धर्मों का प्रचार हुआ।
तो इसने सांस्कृतिक और व्यापार के रास्ते बना रखे थे, जिसको सिल्क रूट नाम दे दिया गया। अगला टॉपिक आता है भोजन की यात्रा, जिसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक स्पैगेटी और आलू। ठीक है, भोजन की यात्रा में 3 पॉइंट आपको याद करना है। नूडल हम सब खाते हैं, हम सबको पता है। चीन की देन है, कोई याद करने वाली मुश्किल टॉपिक तो नहीं है, सबको पता है चीन की देन है नूडल, जो वहां से दुनिया के दूसरे भागों तक पहुंचा। अब नूडल की बात करें तो वो चीन से होता हुआ इसी सिल्क रूट से होता हुआ दूसरे भागों में पहुंच पाए। भारत में हम इसके देसी संस्करण सेवइयों को वर्षों से इस्तेमाल करते हैं। अगर अपने इंडिया की बात करो तो हम लोग सेवैया खाते हैं, मीठा होता है, दूध में बनाया जाता है, तो वो भी इसी का एक देसी संस्करण है। इसी नूडल का इटालियन रूप है स्पेगेटी, और जब यही नूडल जो है इटली पहुंचा तो उन्होंने इसका नया वर्जन तैयार किया जिसका नाम रखा गया स्पेगेटी। तो कहने का मतलब है नूडल जो चीन से निकला वो अलग अलग देशों में जाकर अलग अलग नाम से प्रचलित हो गया। जैसे भारत में सेवैया बोलते हैं, इटली में स्पेगेटी बोलते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज, हम सबको पता है कि अमेरिका की खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। इस खोज के बाद ही आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, मीठे आलू जैसे खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में पहुंचा था। देखिए जो अमेरिका था ना, वहां पे ये चीजें उगाई जाती थी, बाकी जगह ये नहीं उगाया जाता था। जैसे आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, मीठे आलू, ये सब चीजें अमेरिका में उगाया जाता था। तो जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी तो इन सब चीजों का व्यापार होने लगा अमेरिका से यूरोप, एशिया, इन जगहों पर। आलू के आने से यूरोप के लोगों की जिंदगी में भारी बदलाव आया, और आलू के आ जाने से ना यूरोप, जहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है, बर्फबारी होती है, अभी भी वहां पता करोगे तो 6 महीने बर्फबारी होती है, बहुत ठंड पड़ता है। तो आलू आ जाने से यूरोप की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। आलू के आने के बाद ही यूरोप के लोग इस स्थिति में आ सके कि बेहतर खाना खा सके और अधिक दिन तक जी सके। ये जो बहुत तेज चलते हैं ना यूरोपियन अपने आप को, इनके पास ये भी खाने का भी सामान नहीं होता था। जब आलू की खोज नहीं हुई थी ना, प्रॉपर इनको खाना भी नहीं मिलता था। ये तो एशिया और अमेरिका की देन है कि अलग अलग जगहों से व्यापार कर कर ये सामान वहां तक पहुंच सके। इनके पास अपना कुछ भी नहीं था, और आज भी इनके बहुत ठंड पड़ती है, यहाँ कुछ नहीं उगता। मोस्टली यहाँ उगा नहीं पाओगे आप कुछ भी, क्योंकि ठंड इतनी पड़ती है। तो अलग अलग देशों से ये लोग निर्यात और आयात करते रहते हैं। तो आलू के आने से यूरोप की जिंदगी में काफी बदलाव आया, और आलू आ जाने से यूरोप के लोग इस स्थिति में पहुंच पाए कि वो बेहतर खाना खा सकें और अधिक दिन तक जिंदा रह सकें। अगला टॉपिक है विजय, बीमारी और व्यापार। पेरू और मेक्सिको की खानों से निकलने वाली कीमती धातुएं, देखिए दो जगह याद रखिए, पेरू और मेक्सिको, यहां से कीमती धातुएं निकलती थी, सोना और चांदी। यहां से इसे लेकर यूरोप और एशिया के बीच व्यापार को गति प्रदान करी। तो जब पेरू और मेक्सिको जैसे जगहों पर अ, कीमती धातुओं का खोज हुआ और वहां से खानों में से निकाला जाता था, तो फिर उसको एशिया और अलग यूरोप के व्यापार में से भेजा जाता था। अमेरिका पर विजय पाने के लिए अब सभी जो यूरोपियन थे उन्होंने ये देखा कि अमेरिका जो जिसपे प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा है, अगर इस पे हमने कब्जा कर लिया तो प्राकृतिक संसाधन भी हमारा होगा। तो अमेरिका पर विजय पाने के लिए स्पेनिश सेनाओं ने हथियारों के रूप में चेचक के कीटाणुओं का इस्तेमाल किया। तो अमेरिका पर अपना हक जमाने के लिए या अमेरिका को जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं ने क्या करा, एक बीमारी थी चेचक, आपने साइंस में पढ़ी थी, याद करो। चेचक बीमारी बहुत बुरी बीमारी होती थी, उस समय मानी जाती थी, जिसका चेचक चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने, साइंस में मैंने आपको बताया था। बेफिलहाल अमेरिका पर विजय पाने के लिए स्पेनिश सेनाओं ने क्या करा, हथियार के रूप में चेचक के कीटाणुओं का आविष्कार किया, यानी अमेरिकी सेनाओं में और अमेरिकी लोगों में चेचक फैला दिया, जिससे लाखों लोग मारे गए। 18वीं शताब्दी का काफी समय बीत जाने के बाद तक भारत और चीन दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। अब 18वीं शताब्दी के अंत तक आप ये समझ लो, भारत और चीन जैसे देश ना बहुत अमीर हुआ करते थे। जब तक यूरोप का पूरा प्रभाव हम तक नहीं आया था ना, तब तक जब तक यूरोपियन यानी अंग्रेज भारत में नहीं आए थे, तब तक आप मान लो कि भारत और चीन बहुत ज्यादा अमीर देशों में गिने जाते थे। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भुखमरी का ही साम्राज्य था। जैसे मैंने आपको बताया कि यूरोप लोगों के पास अपना खाना नहीं था, भोजन नहीं था, तो वहां बहुत ज्यादा गरीबी थी, भुखमरी थी, उनके पास खाने के लिए अपना कुछ भी नहीं था। क्लियर हो गया? तो 19वीं सदी तक इनके पास खाने के लिए, आज आज इनको देखो तो अपने आप को बहुत सभ्य मानते हैं, नहीं बस मानते हैं। तो ये हमारी देन है, भारत की देन है, चीन की देन है, एशिया की देन है, अमेरिका की देन है कि इन तक खाना पहुंच पाए। पहले यहाँ पे गरीबी और भुखमरी बहुत ज्यादा थी। इस पेज पे बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा? इस पेज पे सबसे पहले मैंने आपको बताया वैश्वीकरण का मतलब होता है आर्थिक प्रणाली जिसमें हम दुनिया भर में माल, प्रौद्योगिकी, विचारों और लोगों को
मुक्त आवाजाही से जुड़ा हुआ है कि आप यहां से वहां जा सकते हो। रेशम मार्ग, सिल्क रूट एक ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग था जो कि दूसरी शताब्दी से शुरू हुआ और 14वीं शताब्दी तक प्रचलित रहा। यह चीन से फैलकर भूमध्य सागर तक फैला हुआ था और इस दौरान रेशम का व्यापार बहुत ज्यादा होता था, इसलिए इसको सिल्क रूट नाम दिया गया था। सिल्क रूट की कुछ विशेषताएं थी। सिल्क रूट से चीन के बर्तन दूसरे देशों तक पहुंच पाए और यूरोप से एशिया तक सोना चांदी सिल्क रूट से आते जाते थे। इस रास्ते से ही ईसाई, इस्लाम और बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। रेशम मार्गों को दुनिया के सबसे दूर के हिस्सों में जोड़ने वाला, यानी काफी बड़ा फैला हुआ था, ये महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। क्रिश्चियन युग से पहले भी सिल्क रूट अस्तित्व में था। मतलब जब क्रिश्चियनिटी नहीं आई थी उससे पहले भी सिल्क रूट हुआ करता था। रूट दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को आपस में जोड़ता था। भोजन की यात्रा, स्पैगेटी और आलू की बात करें तो नूडल जो है वो चीन की देन है। वहां से निकलकर वो विभिन्न देशों में पहुंचा है। जैसे भारत में हम इसका देसी संस्करण देखते हैं जिसको हम सवैया कहते हैं, और इटली में इसी नूडल का जो देसी संस्करण है उसे स्पैगेटी कहते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज की उसके बाद आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, मटर, मिर्च और मीठे आलू वगैरह अमेरिका से निकलकर यूरोप और एशिया तक पहुंच पाए। और जब आलू मिल गया यूरोप वाले लोगों को तो उनकी जिंदगी में भारी बदलाव आए। आलू मिलने के बाद ही यूरोप के लोग इस स्थिति में पहुंच पाए कि वो बेहतर खाना खा सकें और अधिक दिन तक जिंदा रह सकते थे। पेरू और मैक्सिको की खानों से निकलने वाली कीमती धातु जो सोना और चांदी थी वो यूरोप और एशिया के बीच भेजा जाता था। वहां पे व्यापार होना शुरू हो गया। अमेरिका पर विजय पाने के लिए स्पेनिश सेनाओं ने चेचक के कीटाणु का इस्तेमाल किया था, जिससे लाखों सेना और लोग मारे गए थे वहां पर। 18वीं शताब्दी का काफी समय तक जीने के बाद तक भारत और चीन दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। 19वीं सदी तक तो वहां पर यूरोप में बहुत ज्यादा गरीबी और भुखमरी हुआ करती थी, 19वीं शताब्दी तक। ठीक है, नाउ अगला पेज आता है 19वीं सदी के बाद क्या हुआ। अब हम 19वीं सदी में आ चुके हैं। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदल रही थी। इस अवधि में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी के क्षेत्र में बड़े जटिल बदलाव हुए। अब देखिए 19वीं शताब्दी आने से पहले भारत और चीन जैसे देश जो थे वो बहुत ज्यादा अमीर माने जाते थे, लेकिन 19वीं शताब्दी आते आते ना बहुत ज्यादा बदलाव हुआ। चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, तकनीकी रूप से बहुत बदलाव हुए। उन बदलावों की वजह से विभिन्न देशों के रिश्तों को समीकरण में अभूतपूर्व बदलाव आए। अब इन सब कारणों से सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में विकास के कारण अलग अलग देशों के बीच जो रिश्ते थे वो परिवर्तित हुए। अर्थशास्त्री मानते हैं कि आर्थिक आदान प्रदान 3 प्रकार से होते हैं जो निम्नलिखित हैं। अब जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि जो आर्थिक आदान प्रदान होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रवाह। पहले प्रवाह में क्या होता है कि व्यापार मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ों और गेहूं का होता है, मतलब वस्तुओं का व्यापार होता है। दूसरा श्रम का प्रवाह होता है। श्रम के प्रवाह में क्या होता है, काम और रोजगार की तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आज भी तो होता है। इंडिया के लोग अमेरिका जाते हैं, दुबई जाते हैं काम करने के लिए। तो पूंजी का प्रवाह, तीसरा था पूंजी का प्रवाह। अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो अर्थशास्त्री मानते हैं कि आर्थिक आदान प्रदान के ना 3 कैटेगरी होते हैं। एक होता है वस्तुओं का आदान प्रदान, दूसरा होता है श्रम का आदान प्रदान और तीसरा होता है पूंजी का आदान प्रदान। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ? विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ? तो इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ेंगे जिसको हम कॉर्न लॉ बोलते हैं। 18वीं सदी के आखिरी दशक तक, यानी जब भी मैंने आपको बताया था ना 19वीं सदी से पहले भारत और चीन बहुत अमीर माने जाते थे, लेकिन 18वीं सदी के आखिरी दशक तक ब्रिटेन में ना कॉर्न लॉ था, एक नियम था। कॉर्न मतलब वही भुट्टा जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्न। तो वहां पे कॉर्न लॉ था। अब पूछा जाएगा आपसे कॉर्न लॉ क्या था? तो कॉर्न लॉ वह कानून था जिसके सहारे सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा रखी थी, यानी मक्का का आयात और निर्यात वहां पर नहीं किया जा सकता था। जो मक्का हम लोग खाते हैं उनका आयात निर्यात नहीं हो सकता था ब्रिटेन में। कुछ दिन बाद ब्रिटेन में जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब हुआ क्या ब्रिटेन में कि अचानक से जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई वहां पर कुछ ही सालों में। जैसे ही जनसंख्या बढ़ी तो भोजन की मांग में वृद्धि हो गई। अब सीधी सी बात है भाई, जनसंख्या बढ़ेगी तो पेट पूजा करने के लिए खाना तो चाहिए ना, तो भोजन की मांग बढ़ने लगी। अब भोजन की मांग बढ़ी तो कृषि आधारित सामानों में वृद्धि हो गई। अब जब भोजन की मांग बढ़ी तो कृषि आधारित जो सामान थे उनकी डिमांड बढ़ने लगी। अब इससे पहले कि ब्रिटेन में भुखमरी आती, मतलब लोग तो ज्यादा हो गए, बच्चे बहुत ज्यादा हो गए, मतलब जनसंख्या बढ़ गई। अब इससे पहले कि ब्रिटेन में भुखमरी आती, सरकार ने कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया, कॉर्न लॉ को हटा दिया। कॉर्न लॉ को हटाने का मतलब यह था कि जिससे अलग अलग देश के व्यापारियों ने ब्रिटेन में भोजन का निर्यात किया। अब ब्रिटेन में भोजन का आयात और निर्यात किया जा सकता था। भोजन की कमी में बदलाव आया और विकास होने लगा।
तो ये 19वीं शताब्दी के शुरू में, यानी 18वीं शताब्दी के एंड में और 19वीं शताब्दी के शुरू में ये बदलाव हुआ था ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन में पहले कॉर्न लॉ था। कॉर्न लॉ में ये था कि वहां की सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी, कोई भी भुट्टे का मक्के का आयात निर्यात नहीं कर सकता था। अब जब वहां की जनसंख्या बढ़ी तो भोजन की मांग बढ़ी, भोजन की मांग बढ़ी तो प्रेशर पड़ा कृषि एग्रीकल्चर पर, तो वहां की सरकार ने इस कॉर्न लॉ को हटा दिया। अब ब्रिटेन में भोजन का आयात निर्यात किया जा सकता था। इससे भोजन की कमी में बदलाव आया और विकास होने लगा। कॉर्न लॉ के समय कौन कौन से बदलाव हुए? कॉर्न लॉ के समय क्या था ब्रिटेन में? तो भोजन की मांग बढ़ी थी, जनसंख्या बढ़ी थी और भोजन के दाम बढ़े थे। ये मैंने यहां भी पढ़ा दिया आपको। कॉर्न लॉ हटाने के बाद क्या बदलाव हुए? तो व्यापार में वृद्धि हुआ, विकास तेज हुआ और भोजन का अधिक भंडार हुआ। जब कॉर्न लॉ हटा दिया ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने तो क्या क्या बदलाव हुए थे? तो व्यापार में वृद्धि हुई थी, विकास तेजी से बढ़ा था और भोजन का अधिक भंडार उपलब्ध हो गया सरकार के पास। तकनीक की भूमिका, जब टेक्नोलॉजी आ गई तो उसके बाद क्या बदलाव हुए यूरोप में और एशिया में? रेलवे, भाप के जहाज और टेलीग्राफ महत्वपूर्ण आविष्कार थे। अब उसी समय 19वीं शताब्दी के शुरू में क्या हुआ कि रेलवे, भाप के जहाज और टेलीग्राफ का आविष्कार हुआ और ये महत्वपूर्ण आविष्कार थे जिन्होंने 19वीं सदी के परिवर्तन में अहम भूमिका निभाई। तो जो 19वीं सदी में परिवर्तन हुआ उसमें इन तीनों का बहुत योगदान था। किसका? रेलवे का, भाप के जहाज का यानी भाप का इंजन समझ लो आप, और टेलीग्राफ का। इन तीनों का बहुत बड़ा रोल था कि यूरोप जो था वो बहुत तेजी से आगे निकलने लगा। प्रशीतित तकनीक के आने के बाद जानवरों के मांस को प्रशीतित में डालकर फिर जमे हुए रूप में जहाजों से यूरोप भेजा जाने लगा। अब यूरोप जहां पे बहुत ज्यादा गरीबी थी, भुखमरी थी, तो मांस को जब प्रशीतित तकनीक आ गया था तो मांस को, जो मीट होता था, उसको फ्रीज करके उसको जमा कर उसको भेजा जाता था यूरोप। यूरोप की जनता को पेट भरने के लिए वहां पर भेजा जाने लगा। 19वीं सदी के आखिरी में उपनिवेशवाद, देखिए 19वीं सदी, पहले देखिए ना पैटर्न को समझिए। 18वीं सदी के एंड तक इंडिया और चाइना बहुत अमीर हुआ करते थे। 19वीं सदी कहते हैं यूरोप का। यूरोप की जो उदय हुआ था 19वीं सदी से हुआ था, जिसमें 19वीं सदी में बहुत सारे बदलाव हुए यूरोप में। ये मैंने आपको बदलाव बताए। अब 19वीं सदी के आखिरी में उपनिवेश आया। अब यूरोपियन ने क्या करा कि जो अलग अलग देश थे ना उन पर कब्जा करना शुरू करा। तो उपनिवेश के रूप में एशिया और अफ्रीका को यूरोपियन विजय, जो यूरोपियन लोग थे, जब उनका पेट नहीं भरा, जब वो नहीं माने, उन्होंने क्या करा, उन पे हथियार थे, वो गरीब थे और गरीब ही मेहनत करता है, तो उन्होंने आक्रमण करना शुरू करा एशिया पे, अफ्रीका पर, इन पर कब्जा कर लिया। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकत के रूप में उभरे। इसमें बेल्जियम और जर्मनी का नाम आता है जिन्होंने कई देशों पर कब्जा कर लिया था यूरोप और एशिया के। अमेरिका 1890 के आखिरी वर्षों में एक उपनिवेश ताकत बन गया, जिसने पहले स्पेन द्वारा कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेश को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन वहीं अमेरिका जो था, अमेरिका के ऊपर भी उपनिवेशवाद था, स्पेन ने उस पर कब्जा कर रखा था। तो अमेरिका के जो लोग थे उन्होंने संघर्ष किया और अपने कुछ राज्यों को आजाद करवा लिया, स्वतंत्र करवा लिया। तो 19वीं सदी जो है ना, ये यूरोपियन का समय कहा जाता है, क्योंकि इसी समय बहुत ज्यादा बदलाव हुए थे और यूरोपियन जो थे वो हमसे आगे निकल गए थे। 18वीं सदी तक एंड तक में इंडिया और एशिया वगैरह जो थे बहुत अमीर माने जाते थे। चलिए रिवाइज करा देता हूं। 19वीं सदी के में दुनिया तेजी से बदल रही थी। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, तकनीक रूप में बड़े बदलाव हुए। इन बदलावों के चलते देशों के रिश्ते जो थे वो बदलाव हुए। अर्थशास्त्री मानते हैं कि आर्थिक आदान प्रदान तीन प्रकार से होते हैं। एक होता है वस्तुओं का प्रवाह, एक होता है श्रम का प्रवाह, एक होता है पूंजी का प्रवाह। वस्तुओं के प्रवाह में आता है वही वस्तु, कपड़ा, गेहूं, कुछ भी नाम ले सकते हो आप। श्रम के व्यापार में आता है कि लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह चलाते हैं। पूंजी के प्रवाह में कि भाई कम समय के लिए, अधिक समय के लिए लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसों का अलग अलग देशों में। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। 18वीं सदी के आखिरी तक ब्रिटेन में कॉर्न लॉ था। जब ब्रिटेन में बहुत गरीबी थी उस समय, कॉर्न लॉ में यह था कि वहां पे कानून था जिसके सहारे सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा रखी थी। तो कुछ दिनों बाद ब्रिटेन की जनसंख्या अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई और जब जनसंख्या बढ़ी तो भाई भोजन की मांग में वृद्धि हुई, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा। तो ब्रिटेन की सरकार ने कि इससे पहले कि भुखमरी आए, उन्होंने कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया। जैसे ही कॉर्न लॉ समाप्त किया तो अलग अलग देशों के व्यापारी जो थे ब्रिटेन में भोजन का आयात करने लगे। इससे भोजन की कमी कम हो गई और ब्रिटेन में विकास होने लगा। कॉर्न लॉ के समय भोजन की बहुत ज्यादा मांग बढ़ी थी, जनसंख्या बढ़ी थी और भोजन के दाम बढ़े थे। कॉर्न लॉ हटाने के बाद व्यापार में वृद्धि हुआ था, विकास का तेजी होना और भोजन का अधिक भंडार उपलब्ध होना। तकनीक की भूमिका, यहीं यूरोप वालों ने रेलवे, भाप के जहाज, इंजन और टेलीग्राफ का आविष्कार कर लिया था। तो इन्होंने 19वीं सदी के परिवर्तन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक और प्रशीतित तकनीक भी डेवलप कर लिया था यूरोप वालों ने, जिसमें क्या था कि जानवरों के मांस को
फ्रिज में डालकर, फ्रीजर में डालकर, जमा कर उसे यूरोप भेजा जा सकता था। 19वीं सदी के आखिरी में क्या हुआ कि जो अब यूरोप वाले अब तक तो क्या करते थे, व्यापार करते थे। यूरोप वाले लोग अब तक व्यापार कर रहे थे, वो सिर्फ बिजनेस कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि इससे भी काम नहीं चला, तो अब वो क्या करने लगे कि एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देशों को उन्होंने उपनिवेश बना लिया, जिसमें भारत भी एक था। यूरोपीय विजय शुरू हो गई। तो बेल्जियम और जर्मनी ने शुरुआत करी इसकी, वो औपनिवेशिक ताकत रूप में उभरे। लेकिन अमेरिका जो था 1890 तक आते आते ताकतवर हो चुका था, और उसने स्पेन से अपने कुछ राज्यों को स्वतंत्र करवा लिया था। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आगे की कार्रवाई करते हैं कि ये क्या था। रिंडर पेस्ट क्या था? मवेशी प्लेग बोलते हैं। रिंडर पेस्ट एक तरह से बीमारी थी जो जानवरों में होती थी और जिससे जानवर मर जाते थे। इसको रिंडर पेस्ट बोलते हैं या मवेशी प्लेग बोलते हैं। 1880 के दशक में अफ्रीका के मवेशियों में प्लेग की तेजी से फैलना पशु रोग था। ये एक पशुओं में फैलने वाला रोग था जिसको रिंडर पेस्ट कहते हैं। मवेशियों में फैलने वाला ये रोग था जो जिससे बहुत ज्यादा जो अफ्रीका के अंदर जो मवेशी थे, जानवर थे, वो मर गए इस प्लेग के कारण। रिंडर पेस्ट का प्रकोप क्या था, इससे प्रकोप क्या पड़ा इसके ऊपर? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1880 में एक मवेशी प्लेग फैल गया था जिसको रिंडर पेस्ट कहते हैं अफ्रीका में। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे, उसका प्रभाव क्या पड़ा। रिंडर पेस्ट का अफ्रीका में आगमन 1880 के दशक के आखिरी में शुरू हुआ था। यह बीमारी उन घोड़ों के साथ आई थी जो ब्रिटिश एशिया से लाए गए थे। मतलब जो ब्रिटिश लोग एशिया से घोड़े लेके गए थे ना, उससे बीमारी फैली थी अफ्रीका में जाकर। ऐसा उन इटालियन सैनिकों की मदद के लिए किया गया था जो पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर आक्रमण कर रहे थे। अब ऐसा ये जानबूझ के फैलाया गया था, ये जो मवेशी प्लेग थे ना, जानबूझ के फैलाया गया था ताकि इटालियन जो सैनिक है उनकी मदद किया जा सके, जो कि पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर आक्रमण कर रहे थे। तो जब उस समय क्या था कि भाई लड़ाई तो उस समय जानवर मेन था, घोड़े वगैरह मेन चीज थे जिससे लड़ी जा सकती थी, जिस पर आप जा सकते थे। उस समय कोई गाड़ी वगैरह तो थी नहीं। तो जब जानवर ही मर जाएंगे बीमारी से तो आप आधी ही बाजी तो वहीं हार गए। तो इंडर पेस्ट पूरे अफ्रीका में किसी जंगल की आग की तरह फैल गई, बीमारी पूरे अफ्रीका में फैल गई। 1892 आते आते यह बीमारी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर पहुंच चुकी थी। इस दौरान रिंडर पेस्ट ने अफ्रीका के मवेशियों की आबादी का 90% हिस्सा साफ कर दिया। समझ लो आप, इस बीमारी से 90% जानवर जो थे वहां पे मारे जा चुके थे, मवेशी मारे जा चुके थे। तो अफ्रीका तो वैसे ही हार गया क्योंकि उन पे जानवर ही नहीं बचे। अफ्रीकियों के लिए मवेशियों का नुकसान होने का मतलब था रोजी रोटी पर खतरा, और कोई चारा तो था नहीं उन पे, अफ्रीकन पे। रोजी रोटी उनसे मवेशियों से मिलता था और वही मर गए, तो रोजी रोटी पर खतरा हो गया। अब उनके पास खानों और बगानों में मजदूरी करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अब उन पे दो ही ऑप्शन थे कि भाई अगर अपने खाने का इंतजाम करना है तो खानों में काम करो, सोने वगैरह की खुदाई में सॉरी बच्चों, या बगानों में मजदूरी करो। इस तरह वे मवेशियों की एक बीमारी ने यूरोपियन को अफ्रीका पे अपना उपनिवेश बनाने में मदद करी। तो केवल एक बीमारी ने, मवेशियों के इस बीमारी ने यूरोपियन लोगों की मदद करी अफ्रीका पर अपना कब्जा बनाने के लिए, उपनिवेश फैलाने के लिए। तो ये था रिंडर पेस्ट का प्रकोप। नाउ हमारा अगला टॉपिक आता है कि भारत में अनुबंधित श्रमिकों का जाना। याद होगा बच्चों को, अगर आपने चैप्टर 2 का मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने गिरमिटिया श्रमिक के बारे में बताया था कि किस प्रकार इंडिया और अफ्रीका से मजदूरों को ले जाया जाता था दूसरी जगह काम करवाने के लिए। तो भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना, जैसे गिरमिटिया मजदूर कहते थे। गिरमिटिया श्रमिक एक नियोक्ता के काम के लिए अनुबंध के तहत एक बंधुआ मजदूर हुआ करता था। मतलब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करवा लेते थे और कॉन्ट्रैक्ट के तरह अनुबंधन के तहत दूसरे देश इनको भेज दिया जाता था और एक निश्चित समय के लिए इनको बंधुआ मजदूर बनाकर काम करवाया जाता था। 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को दुनिया के विभिन्न देशों में वृक्षारोपण, खादानों और सड़क और रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए ले जाया जाता था। अब ये जो थे यूरोपियन, इन्होंने देखा कि इनको इंडिया से, भारत जैसे देशों से और जो चाइना है, चीन जैसे देशों से सस्ता मजदूर मिल रहा था। तो इन लोगों ने क्या करा कि भारत के जो गरीब लोग थे और चीन के जो गरीब लोग थे उनके साथ एक अनुबंध करा, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करा, उनको बंधुआ मजदूर बना लिया और उनको दुनिया के विभिन्न देशों में भेजे जाते थे वृक्षारोपण के लिए, खादानों में काम करने के लिए, रेलवे और सड़क के निर्माण के लिए। इनके लिए उनको कॉन्टैक्ट कराते थे, उनको विदेश भेज देते थे एजेंटों द्वारा। अब ये काम कौन करेगा? तो एजेंट करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती थी वहां, गरीब गांव के लोगों को कहां पता अंग्रेजी उस समय। तो एजेंटों द्वारा काम और स्थान के बारे में झूठी जानकारियां देकर
अनुबंध कराया जाता था और एजेंट जो होते थे जिनको विदेश भेजते थे वो झूठी जानकारी देते थे कि तुम्हारे दिन बदल जाएंगे, तुम्हें पैसा मिलेगा, तुम जाओ, तुम्हें काम दे रही है सरकार। उनसे झूठी जानकारी देते थे उन्हें। बागानों में पहुंचने पर मजदूरों ने रहने और काम करने की परिस्थितियां को बहुत कठोर पाया, लेकिन जब वो काम करने पहुंचे तो वहां की परिस्थिति बिल्कुल अलग थी, बहुत कठोर थी। हालांकि 1921 में से समाप्त कर दिया गया ये जो बंधुआ मजदूर का सिस्टम था। जब स्थानीय नेताओं ने, भारत के राजनेताओं ने इसका विरोध किया तो फिर 1921 में भारत जैसे देशों में ये बंद कर दिया गया। विदेश में भारतीय उद्यमी, उद्यमी क्यों होता है? इंडस्ट्रियलिस्ट। जैसा आपका नाम सुना होगा, टाटा का नाम सुना होगा, अदानी का नाम सुना होगा, अंबानी का नाम सुना होगा। तो ये सब इंडस्ट्रियलिस्ट कहलाते हैं, उद्यमी कहलाते हैं। बैंक वगैरह के जो हेड होते हैं वो, जिनके बैंक वगैरह हैं या बड़े बड़े बिजनेस है। भारतीय उद्यमी कुछ बैंकरों जैसे, उस समय जो बैंकर थे इनका नाम था नट्टू कोटी और चेरिटियार। इनके नाम याद रखना, ये बहुत बड़े बैंकर थे उस समय, ठीक है। भारतीय उद्यमी कुछ बैंकरों जैसे नट्टू कोटी और चेटियार ने मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यातमुखी खेती के लिए कर्ज देते थे। तो ये बैंकर थे, तो ये लोन देते थे एग्रीकल्चर के लिए, यूरोप वगैरह में, दक्षिण पूर्वी एशिया वगैरह में। भारतीय व्यापारियों ने यूरोपियों का अफ्रीका तक पीछा किया। अब जब यूरोप के लोग ने अफ्रीका पे कब्जा कर लिया, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना, प्लेग फैलाकर, मवेशियों में बीमारी फैलाकर पूरे अफ्रीका पे कब्जा कर लिया यूरोपियन ने। तो जब यूरोपियन जो थे अफ्रीका चले गए तो उनके साथ भारतीय व्यापारी भी गए, वहां भी तो बिजनेस करेंगे वो। तो भारतीय व्यापारियों ने यूरोपियों का अफ्रीका तक पीछा किया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, लेकिन वहां पे क्या हुआ, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आ गई ने इंग्लैंड और भारत के बीच द्वितीय व्यापार में असंतुलन पैदा कर दिया। अब जब इंग्लैंड में खुद औद्योगिक क्रांति हो गई तो फिर भारत से और इंग्लैंड के बीच कंपटीशन शुरू हो गया। भारतीय हस्तकला और कृषि का विदेशी बाजार खत्म हो गया। ब्रिटेन ने व्यापार और एसोसिएशन का फायदा उठाया। निर्यात बढ़ा और आयात पर निर्भरता कम हो गई। अब जो निर्यात बढ़ाने लगे, ब्रिटेन जो थे पहले जो एशिया वगैरह से, भारत से, चाइना से सामान मंगवाते थे, अब उन्होंने बंद कर दिया। अब वो खुद उत्पादन कर लेंगे उन चीजों का और विदेश भेजने लगे। तो इसलिए वो देश मजबूत हो गया और बाकी जो हमारे जैसे देश थे एशिया के, वो कमजोर होने लगे। महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था, तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई कि क्या हुआ था। 18वीं सदी तक हम लोग मजबूत थे, 19वीं सदी यूरोपियन का था, उन्होंने कब्जा करा एशिया पर। एशिया के बाद वो अफ्रीका गए, अफ्रीका पे प्लेग फैला दिया, प्लेग फैलाने के कारण अफ्रीका पर कब्जा कर लिया। अब जब कब्जा कर लिया तो व्यापार करने लगे, व्यापार करने लगे तो ब्रिटेन जैसे देश जो मजबूत हो गए और जिन पर उनका कब्जा था वो धीरे धीरे बहुत गरीब होते गए। अब महायुद्ध शुरू हो गया, जैसे आपको पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध। तो उसके बीच में अर्थव्यवस्था कैसी थी? प्रथम विश्व युद्ध प्रथम आधुनिक औद्योगिक युद्ध भी था। जो प्रथम विश्व युद्ध था ना, लोग कहते हैं इतना खतरनाक नहीं था, क्योंकि एक तो उस समय ज्यादा खतरनाक हथियार नहीं थे। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध मेनली जो युद्ध था ना वो औद्योगिक के लिए था, मतलब इंडस्ट्री के लिए किया गया था कि भाई हम ज्यादा इंडस्ट्री में पावरफुल है या आप ज्यादा इंडस्ट्री में पावरफुल हो। तो इसे इंडस्ट्रियलाइजेशन युद्ध भी बोलते हैं कि भाई ये इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉर था। इसमें ज्यादा लोगों की जान नहीं गई थी एज कंपेयर टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा हथियार खतरनाक आ गए थे तो काफी लोग उसके मरे गए थे। लेकिन पहले विश्व युद्ध को हम लोग आधुनिक औद्योगिक युद्ध भी कहते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉर था ये देशों के बीच में। युद्ध के दौरान युद्ध में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया। अब युद्ध के दौरान, भाई युद्ध के दौरान बहुत सारी चीजें चाहिए ना, तो उसके लिए उद्योगों का पुनर्गठन दोबारा किया गया। इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया। अब हुआ क्या कि ब्रिटेन जैसे देश जो कि विश्व युद्ध में भाग ले रहे थे, उनको पैसे चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए, तो उन्होंने अमेरिका से बहुत ज्यादा पैसा उधार लिया। तो जो अमेरिका कभी कर्जदार हुआ करता था अब वो कर्जदाता बन चुका था, वो दूसरे देशों को लोन दे रहा था, जिसकी वजह से अमेरिका और ज्यादा पावरफुल बन गया। इस पेज पर हमने क्या जाना, इस पेज पर हमने मवेशी प्लेग के बारे में जाना, जिसको रिंडर पेज कहते हैं। 1880 में फैला था। अफ्रीका के मवेशियों में प्लेग फैलाया गया था, जिससे वहां के बहुत ज्यादा पशु मर गए थे, 90% पशु मारे गए थे। रिंडर पेज का प्रकोप क्या हुआ कि रिंडर पेज का अफ्रीका में आगमन 1880 के दशक आखिरी में हुआ। यह बीमारी उन घोड़ों के साथ आई थी जो ब्रिटिश एशिया से लेकर गए थे, और ये इटालियन सैनिकों की मदद के लिए जानबूझ के किया गया था ताकि अफ्रीका पर कब्जा कर सके, उनको उन पर आक्रमण करके उनको जो है क्या था, उपनिवेश बनाया जा सके। रिंडर पेस्ट पूरे अफ्रीका में किसी जंगल की आग की तरह फैला। 1892 आते आते थे पूरे अफ्रीका पे फैल चुका था ये। 90% जो जानवर थे, मवेशी थे, वो मारे जा चुके थे। और अफ्रीकन के लिए मवेशियों का नुकसान का मतलब है रोजी रोटी का खतरा। अब उन पर ऑप्शन नहीं था, या तो वो कारखानों में काम करे या बगान में मजदूरी करे, तो उन पर और कोई चारा नहीं बचा।
तो मवेशियों की बीमारी ने यूरोपियन को मौका दिया अफ्रीका को उपनिवेश बनाने में। भारत के जो अनुबंधित श्रमिक थे वो अफ्रीका वगैरह ले जाए जाते थे, या फिर अफ्रीका के मजदूर जो थे वो यूरोप वगैरह ले जाए जाते थे उनसे काम करवाने के लिए, जिसे गिरगिटिया श्रमिक कहते थे। एक नियोक्ता को काम करने के लिए अनुबंध के तहत, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के तहत बंधुआ मजदूर बनाया जाता था। 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को दुनिया के विभिन्न देशों में वृक्षारोपण, खादानों, सड़क और रेलवे निर्माण की परियोजना में काम करने के लिए ले जाया जाता था। एजेंट के माध्यम से होता था ये। एजेंट उनको झूठी जानकारी देते थे, उनसे कॉन्टैक्ट करवा लेते थे। बगानों में पहुंचकर मजदूरों ने देखा कि वहां की हालत बहुत कठोर है और 1921 में इसे समाप्त कर दिया गया। विदेश में भारतीय उद्यमी, इंडस्ट्रियलिस्ट, तो भारतीय उद्यमी जो थे, खासकर जो बैंकर थे जैसे नट्टू कोई और चेटियार, इन्होंने पूर्वी एशिया से जो खेती वगैरह होती थी उसके लिए लोन देते थे। भारतीय व्यापारियों ने यूरोपियों का अफ्रीका तक पीछे किया। जब यूरोप पर अफ्रीका का कब्जा हो गया तो व्यापारी भी वहां पहुंच गए। इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो इंग्लैंड और भारत के बीच अब प्रतिस्पर्धा होने लगी इंडस्ट्रियलाइजेशन का। भारतीय हस्तकला और कृषि के विदेशी बाजार खत्म हो चुके थे। ब्रिटेन ने व्यापार अधिशेष का फायदा उठाया। ब्रिटेन के जो माल थे मशीनों के कारण ज्यादा बिक रहे थे, निर्यात बढ़ा और आयात पर निर्भरता कम हो गई ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन जो है एक पावरफुल देश के रूप में उभरा। फिर प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो प्रथम विश्व युद्ध को आधुनिक औद्योगिकरण का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध के दौरान इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया। अमेरिका जो पहले कर्जदार था वो कर्जदाता बन गया, दूसरे देशों को लोन देने लगा। नाउ युद्धकालीन रूपांतरण। अब युद्ध के समय में क्या क्या परिवर्तन हुए। पहले विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को कई मायनों में झकझोर के रख दिया था। लगभग 90 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग लगभग घायल हो गए। ये पहले विश्व युद्ध का परिणाम था। मरने वाले या अपाहिज होने वालों में ज्यादातर लोग उस उम्र के थे जब आदमी आर्थिक रूप से उत्पादन करते, यानी जवान लोग थे। अधिकतर मरने वाले और अपाहिज लोग कौन थे? जवान, जो जवान थे जो कि सेना में भर्ती हुए थे। इससे यूरोप में सक्षम शरीर वाले कामगारों की भारी कमी हो गई। परिवारों में कमाने वालों की संख्या कम होने जाने के कारण पूरे यूरोप में लोगों की आमदनी घट गई। अब क्या हुआ कि जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, जब 90 लाख लोग मारे गए, 2 करोड़ लोग घायल हो गए, तो यूरोप में दिक्कत हुई कि काम करने वाले लोग ही नहीं बचे, क्योंकि जवान तो मोस्टली मर गए या फिर वो अपाहिज हो चुके थे। तो काम करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई। ज्यादातर पुरुषों को युद्ध में शामिल होने के लिए बाध्य होना पड़ा। लिहाजा कारखानों में महिलाएं काम करने लगी। जो काम पारंपरिक रूप से पुरुषों के काम माने जाते थे उन्हें अब महिलाएं कर रही थी। तो जो काम जो था पुरुष पहले करते थे कारखानों में, उसकी जगह महिलाएं करती थी। अब इससे एक चीज ध्यान रखना, आप देखोगे ब्रिटेन वगैरह में ना महिलाओं को काफी स्वतंत्रता दी गई, ऐसा हम कहते हैं, है ना। तो ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि महिलाओं को मजबूरन उस समय कारखानों में काम करना पड़ा, जबकि भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। भारत को कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई जिसमें हम महिलाओं को कारखानों में भेजें काम करने के लिए। बहुत मजबूरी तो अलग बात है। तो यूरोप में मजबूरी के कारण महिलाओं को कारखानों में जाना पड़ा काम करने के लिए, क्योंकि पुरुष तो अधिकतर मर चुके थे या फिर अपाहिज हो चुके थे, बचे ही नहीं थे, वो युद्ध में चले गए थे। तो महिलाओं को मजबूरन कारखानों में काम करना लगा। इस युद्ध के बाद दुनिया की कई बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच संबंध टूट गए। ब्रिटेन को युद्ध के खर्चे उठाने के लिए अमेरिका से कर्ज लेना पड़ा, जो मैंने अभी आपको पिछले पेज में बताया। इस युद्ध ने अमेरिका को एक अंतर्राष्ट्रीय कर्जदार से अंतर्राष्ट्रीय साहूकार बना दिया। अब विदेशी सरकारों और लोगों की अमेरिका में संपत्ति की तुलना में अमेरिकी सरकार और इसके नागरिकों की विदेशों में ज्यादा संपत्ति थी। तो अमेरिका पर यह प्रभाव पड़ा। अमेरिका ने मदद करी ब्रिटेन। याद है फ्रांस की क्रांति, अगर आपको याद हो, अमेरिका ने मदद की थी ब्रिटेन की, फ्रांस ने मदद की थी अमेरिका की। कहानी याद है आपको थोड़ा बहुत? चलिए हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, अभी दोबारा इस पे आते हैं। तो युद्धकालीन रूपांतरण क्या हुआ कि ये जो युद्ध हुआ था उसमें लगभग 90 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग लगभग घायल हो गए थे। और अधिकतर जो थे वो आदमी थे जो आर्थिक उत्पादन थे, यानी जवान लोग थे। अब यूरोप में सक्षम शरीर वाले कामगारों की भारी कमी हो गई, तो परिवार में कमाने के लिए कोई बचा नहीं। अब जब काम करने के लिए नहीं बचा तो महिलाओं को कारखाने में जाना पड़ा। भाई घर तो चलना पड़ेगा ना, तो महिलाओं को कारखानों में जाना पड़ा। इस युद्ध से क्या हुआ कि आर्थिक संबंध जो थे कई देशों के टूट गए। ब्रिटेन को कर्जा लेना पड़ा अमेरिका से, यानी अमेरिका जो कभी कर्जदार हुआ करता था अब वो साहूकार बन गया था। अब अमेरिकी लोगों के पास विदेशों में काफी ज्यादा संपत्ति हो गई थी। कहने का मतलब अमेरिका बहुत ज्यादा अमीर हो गया था क्योंकि उसने कर्ज दिया था ब्रिटेन को युद्ध लड़ने के लिए। युद्धोत्तर सुधार। अब जब युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद कौन कौन से बदलाव हुए। जब ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त था तब जापान और भारत में उद्योग का विकास हुआ। अब जब ब्रिटेन में लड़ाई चल रही थी, ब्रिटेन मतलब युद्ध में गिर चुका था, उस समय भारत और जापान जैसे देशों में उद्योगों का विकास हुआ।
युद्ध के बाद ब्रिटेन को अपना पुराना दबदबा कायम करने में परेशानी होने लगी। अब ब्रिटेन के अंदर वो बात नहीं रही, अब वो ताकतवर नहीं रहा क्योंकि उसके बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके थे। साथ ही ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान से टक्कर लेने में असक्षम पड़ रहा था। अब ब्रिटेन इतना ताकतवर नहीं था कि वो जापान जैसे देशों से टक्कर ले सके। युद्ध के बाद ब्रिटेन पर अमेरिका का भारी कर्ज लदा हुआ था और युद्ध के बाद अमेरिका का भी कर्ज था ब्रिटेन के ऊपर, तो ब्रिटेन कई तरह से घिर चुका था। ठीक है। युद्ध के समय ब्रिटेन में चीजों की मांग में तेजी आई। अब युद्ध के दौरान जो चीजों की मांग थी, डिमांड थी, वो बढ़ने लगी ब्रिटेन में, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी। अब जब मांग बढ़ेगी तो वहां की जो इंडस्ट्री होगी वो ज्यादा ग्रो करेगी। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद मांग में गिरावट आई, लेकिन जैसे युद्ध समाप्त हुआ सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो चीजों की डिमांड कम होने लगी। युद्ध के बाद ब्रिटेन में 20% कामगारों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। जब युद्ध खत्म हो गया तो जिन लोगों की नौकरी पर लगाया गया था युद्ध के कारण, उन सबको जॉब से निकाल दिया गया। भाई युद्ध खत्म हो गया, अब हथियार बनाने की जरूरत नहीं है, खाना बनाने की जरूरत नहीं, ज्यादा युद्ध खत्म हो चुका था, नॉर्मल हो गया था, तो 20% लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। युद्ध के पहले पूर्वी यूरोप गेहूं का मुख्य निर्यातक था, लेकिन युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप के युद्ध में शामिल होने की वजह से कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गेहूं के मुख्य निर्यातक के रूप में उभर रहे थे। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, पूर्वी यूरोप ने फिर से गेहूं की सप्लाई शुरू कर दी। अब पूर्वी यूरोप की बात करें तो पहले वो क्या करता था, गेहूं का निर्यात करता था, लेकिन जब युद्ध के दौरान सारा का सारा गेहूं अपने ही पूरे यूरोप में ही खर्च होता था। तो जब गेहूं का निर्यात होना बंद हो गया तो उस समय कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने गेहूं का निर्यात किया दूसरे देशों में। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो फिर से जो पूर्वी यूरोप था वो दूसरी जगहों पर गेहूं भेजने लगा। इसके कारण बाजार में गेहूं की अधिक खेप आ गई, मतलब बहुत ज्यादा गेहूं आ गया। भाई पूर्वी यूरोप से भी आ रहा है, कनाडा से भी आ रहा है, अमेरिका से भी आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से भी आ रहा है, तो बहुत ज्यादा गेहूं इकट्ठा हो गया। कीमतों में भारी गिरावट हुआ। जब बहुत ज्यादा गेहूं आ जाएगा तो कीमत गिर जाएगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था तबाही आ गई। इससे गेहूं बिक नहीं रहे थे, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो था वो खत्म हो गया। बड़े पैमाने पे उत्पादन और उपभोग। युद्ध के बाद अमेरिका में सुधार की गति तेज रही थी, मतलब अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही थे। हेनरी फोर्ड द्वारा अपनाई गई असेंबली लाइन, याद रखना, हेनरी फोर्ड, इन्होंने अपनाई थी असेंबली लाइन पद्धति, जल्द ही पूरे अमेरिका में फैल गई। इन्होंने जो अपनाई थी असेंबली लाइन, ये पूरे अमेरिका में फैल गई और 1920 के दशक तक यूरोप भी इसकी नकल करने लगे। यानी उन्होंने देखा अमेरिका क्यों डेवलप कर रहा है, तो उसको कोई रीजन होगा। उनमें ये एक भी था कि हेनरी फोर्ड ने उस समय असेंबली लाइन पद्धति अपनाई थी, जिससे अमेरिका को बहुत फायदा हो रहा था, तो यूरोप ने उसकी नकल करी। बृहद उत्पादन पद्धति ने इंजीनियरिंग आधारित चीजों की लागत और कीमत में कमी ला दी। अब जो चीज इंजीनियरिंग पद्धति से बन रही थी, टेक्नोलॉजी से बन रही थी, उन चीजों की कीमत अब काफी गिर गई थी। इसी के कारण अमेरिका में महामंदी आया था। महामंदी वो स्थिति होती है जब आपके पास प्रोडक्ट तो बहुत सारा है लेकिन उसको कोई खरीदने वाला नहीं है, उस स्थिति को महामंदी कहते हैं। 1920 के दशक में आवास और निर्माण के क्षेत्र में काफी उछाल था। 1920 के आसपास घर में और निर्माण क्षेत्र में काफी उछाल था। लोग डिमांड कर रहे थे घरों की, मैन्युफैक्चरिंग वाली चीजों की, लेकिन यह स्थिति ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रहा और 1929 तक में महामंदी में फंस गया। महामंदी आ गया, यानी घर तो बहुत बन गए लेकिन खरीदने वाला ही कोई नहीं है। 1929 में, ये 1929 कर लेना, 1929 में अर्थव्यवस्था काफी कमजोर थी। बैंकों की विफलता और कर्ज संकट ने अन्य देशों को प्रभावित किया। यानी बैंकों ने जिनको लोन दिया था वो सब बैंकरप्ट हो गए, उन्होंने लोन को वापस नहीं करा, तो सारा बैंक बर्बाद हो गया। 1929-32 के बीच लगभग 1,10,000 कंपनियां चौपट हो गई। 1,10,000 समझ लो कितनी ज्यादा कंपनियां एकदम से बंद हो गई। और 1933 तक 4,000 से ज्यादा बैंक बंद हो चुके थे। जो लोन देने वाले बैंक थे वो सब बंद हो गए, बैंक बर्बाद हो गए। तो ये महामंदी का बहुत बड़ा सिंबल होता है। भारत पे महामंदी का क्या इंपैक्ट पड़ा? जब महामंदी आया, इसे बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा महामंदी अब तक का। 2008 में भी आया था, थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, भारत में भी महामंदी का क्या इंपैक्ट पड़ा? तो भारत भी महामंदी से प्रभावित था। जब भी महामंदी अमेरिका में आता है तो उसका इंपैक्ट सब पे पड़ता है, तो भारत को अछूत नहीं है, भारत में भी आएगा ना। तो भारत भी महामंदी से प्रभावित हुआ था। भारतीय आयात और निर्यात में भारी गिरावट आई और कीमतों में तेजी से नीचे आ गई। जो कीमत थी चीजों की वो बहुत ज्यादा गिर गई थी। और क्या हुआ? बंगाल के जूट उत्पादकों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। जो बंगाल में जूट उत्पादक थे उनका माल ही नहीं बिक रहा था। गांव से कस्बों और शहरों में पलायन बड़े पैमाने पर होने लगा। अब गांव से लोग कस्बों में जाने लगे, शहरों में होने लगे, पलायन करने लगे, क्योंकि गांव में जो उगाया था उन्होंने गेहूं वगैरह वो तो बिक ही नहीं रहे थे, तो शहरों में पलायन होने लगा। तो ये इंपैक्ट पड़ा भारत पे महामंदी का। ठीक है, एक बार जल्दी रिवाइज कर लेते हैं फिर लास्ट पेज पर आ जाएंगे। बस 5 से 7 मिनट का क्लास और बचा है।
युद्धकालीन रूपांतरण। देखिए बच्चों, जब युद्ध चल रहा था ना उस समय कौन कौन से रूपांतरण हुए थे? तो पहले विश्व युद्ध ने पूरे दुनिया को झकझोर दिया। 90 लाख लोग मारे गए थे और 2 करोड़ लोग घायल हो गए थे। तो इसमें मरने वाले अपाही लोग जो थे वो ज्यादातर उस उम्र के थे जो आर्थिक उत्पादन वाले थे। तो अब यूरोप के जो सक्षम सही वाले लोग थे, काम करने वाले लोग थे, उसमें गिरावट आ गई। अब जब गिरावट आ गई तो काम कौन करेगा? तो सारा जो पुरुषों का काम है वो उनका सारा आ गया, जिम्मेदारी महिलाओं पर, उनको कारखानों में जाना पड़ा। तो जो पारंपरिक काम पहले पुरुष करते थे, अब महिलाएं करने लगी। इस युद्ध के दुनिया की आर्थिक शक्तियों के बीच मतलब टूट हो गया और ब्रिटेन को युद्ध के खर्चे उठाने के लिए अमेरिका से कर्ज लेना पड़ा। अमेरिका जो कभी कर्जदार था, लोन था उसके ऊपर, वो साहूकार बन गया, दूसरे देशों को कर्ज दे रहा था। अमेरिका के जो संपत्ति थे वो दूसरी जगहों में बहुत ज्यादा हो गए। यानी कहने का मतलब है अमेरिका युद्ध का ये परिणाम निकला कि अमेरिका बहुत ज्यादा पावरफुल देश रूप में उभरा। युद्ध के बाद कौन कौन से सुधार हुए? तो जब ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त था उसमें भारत और जापान जैसे उद्योग का विकास हुआ। युद्ध के बाद ब्रिटेन को अपना पुराना दबदबा बनाने करने में परेशानी होने लगी क्योंकि ब्रिटेन कमजोर हो चुका था। साथ ही ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान से टक्कर लेने में सक्षम नहीं था। अब युद्ध के बाद ब्रिटेन पर अमेरिका का भारी कर्जा था। युद्ध के समय ब्रिटेन में चीजों की मांग तेजी से आई थी, लेकिन जैसे युद्ध खत्म हुआ, भाई युद्ध के समय किसी भी चीज की डिमांड बढ़ेगी, तो जैसे ही युद्ध खत्म हुआ तो युद्ध समाप्ति के बाद वहां की मांग में गिरावट आई और 20% लोगों को काम से निकाल दिया गया, नौकरी से। तो युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप जो थे वो गेहूं का निर्यात करता था, लेकिन युद्ध के दौरान तो पूर्वी यूरोप युद्ध में शामिल होने की वजह से वो पूर्वी यूरोप गेहूं का निर्यात कर नहीं रहा था। तो गेहूं का निर्यात पूरे देश में कौन करने लगा? कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जैसे युद्ध खत्म हुआ तो पूर्वी यूरोप भी गेहूं का निर्यात करने लगा। अब कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी यूरोप सब मिलकर गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। तो गेहूं जो था बाजार में बहुत ज्यादा उत्पन्न हो गया। अब बहुत ज्यादा गेहूं आने से उसकी जो कीमत थी वो गिर गई। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिल्कुल तबाह हो गई, गेहूं बिकना बंद हो गया। बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। युद्ध के बाद अमेरिका में सुधार में तेजी आई। हेनरी फोर्ड ने अपनाई थी असेंबली लाइन पद्धति, जिससे अमेरिका में बहुत ज्यादा फायदा हुआ। 1920 के दशक में यूरोप ने भी इसकी नकल करी और जो भी इंजीनियरिंग पद्धति से आधारित चीजें थी उनकी लागत और कीमत में कमी आ गई थी क्योंकि ये सब चीज अब मशीन से बनाए जा रहे थे। महामंदी आया। 1920 के दशक में आवास और निर्माण में काफी तेजी था। लोग आवास और निर्माण की चीजें मांग रहे थे, लेकिन 1929 तक आते आते महामंदी आ चुकी थी। 1929 में अर्थव्यवस्था काफी कमजोर थी। बैंकों की विफलता और कर्ज संकट ने अन्य देशों को प्रभावित किया। 1929 से 32 तक 1,10,000 कंपनियां बंद हो गई और 1933 तक 4,000 बैंक जो थे वो बंद हो चुके थे, बैंकरप्ट हो गए सारे। भारत पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत भी महामंदी में प्रभावित हुआ। भारतीय आयात और निर्यात में भारी गिरावट आई। कीमतें जो थी वो बिल्कुल नीचे आ चुकी थी। इसके बाद बंगाल के जो जूट उत्पादक थे वो बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे। गांव में, कस्बों और शहरों में पलायन शुरू हो गया, मतलब गांव से लोग कस्बे और शहर आने लगे। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण। अब जब युद्ध खत्म हुआ, पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, तो फिर पुनर्निर्माण शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के केवल 2 दशक बाद, यानी केवल 20 साल बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। हम सबको पता है 1939 में स्टार्ट हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ था। तो लगभग 20 साल बाद ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और एक बार फिर से यह विनाश का कारण बना, फिर से विनाश शुरू हो गया। अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो अमेरिका धीरे धीरे पावरफुल हो रहा था ना, इस बार बहुत ज्यादा पावरफुल, क्योंकि अमेरिका ने, आपको पता है ना, जापान पर हिरोशिमा, नागासाकी परमाणु बम गिराया था, पता होगा आपको। तो अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरे थे दूसरे विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, तो बस ये 2 पॉइंट याद कर लेना कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत ज्यादा विनाश हुआ, लेकिन अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरे थे। सोवियत संघ जिसको आज हम रूस कहते हैं। युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रिटेन वुड्स संस्थान, ये संस्थान बनाई थी युद्ध के बाद ताकि आगे युद्ध ना हो, क्योंकि युद्धों से आम जनता परेशान होती है, नुकसान होता है, बहुत ज्यादा लोग मरते हैं। तो बहुत सारा युद्ध के बाद हमने क्या करा, बहुत सारे संस्थान बनाए, हमने बहुत ज्यादा कांटेक्ट करा दूसरे देशों के साथ ताकि आगे युद्ध ना हो। तो आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र के मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में एक रूपरेखा पर सहमति बनी। तो जब बच्चों दूसरा विश्व युद्ध हुआ, बहुत ज्यादा लोग मारे गए, तो फिर एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी जिसका नाम था यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। नाम आपने सुना होगा। तो आर्थिक स्थिरता आने के लिए, यानी आगे से लड़ाई ना हो, पूर्ण रोजगार मिले सबको, इसको सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका में एक जगह है न्यू हैम्पर, न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड नामक जगह पर
एक संयुक्त राष्ट्र की बैठक हुई जिसमें पैसे के बारे में, मौद्रिक रूप में और वित्तीय सम्मेलन के रूप में एक रूपरेखा तैयार हुई। इसी ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको आईएमएफ बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, याद रखोगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसी ने आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना की थी। इसी के बाद ही आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। भाई किसी को पैसा चाहिए तो आप आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से ले सकते हो, कोई किसी देश को, ठीक है। आईएमएफ अपने सदस्य देशों के बीच व्यापार के फायदे और नुकसान की देखरेख करता है। यह आईएमएफ की जिम्मेदारी है कि जितने भी सदस्य देश हैं इसके, उसमें व्यापार में किसको फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान ना हो, उसकी देखरेख करना। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विश्व बैंक को युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण की अस्थिरता स्थापित किया गया। यानी आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक को स्थापित किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि भाई पैसों के लिए, व्यापार के लिए आपस में लड़ाई ना हो, बिल्कुल बैलेंस होके चलो। आईएमएफ और विश्व बैंक ने 1947 में वित्तीय परिचालन शुरू किया। 1947 में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने पैसा देना शुरू करा दूसरे देशों को। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था एक निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। जो ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था, ये जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पैसे देते थे ना, वो एक निश्चित विनिमय दरों पर होती थी, एक फिक्स रेट होता था उनका। राष्ट्रीय मुद्राओं को एक निश्चित दर पर अमेरिकी डॉलर में आंका गया। अमेरिकी डॉलर को आइडियल लिया गया कि भाई किसी भी देश की जो करेंसी है उसको अमेरिकी डॉलर से कंपेयर करने लगे। और आज भी देखते हो इसका इंपैक्ट, कि आज भी किसी देश को करेंसी से कंपेयर करते थे, किससे कंपेयर करते हैं, अमेरिकी डॉलर से कंपेयर करते हैं। इन संस्थाओं में बड़े पैमाने पर निर्णय लेने का अधिकार पश्चिमी प्रौद्योगिकी शक्तियों के पास था। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी, इसमें जितने भी बड़े फैसले थे ना, वो कौन लेते थे, वो पश्चिमी प्रौद्योगिकी शक्तियां, यानी यूरोप और अमेरिका, ये अधिकतर। और आज भी देखोगे वीटो पावर वगैरह जो है ना, वो यूरोप और अमेरिका के जैसे देशों के पास है। इंडिया, एशिया के देशों के पास केवल चीन ही है जिसपे पावर है, बाकी किसी के पास नहीं है। तो ये याद रखना, ब्रिटेन वुड्स संस्था जिसने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की थी, उसके बाद ये कहानी हुई थी ना। अगला आते हैं उपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता, और अनौपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। जब भारत जैसे देश जब स्वतंत्र होने लगे और वहां का जो उपनिवेश था वो खत्म होने लगा, तो संयुक्त राष्ट्र और नैम द्वारा समर्थित एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र और स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे। अब हम लोग स्वतंत्र होने लगे, तो ये लोग देश जो स्वतंत्र हो रहे थे, एशिया और अफ्रीका से जो स्वतंत्र हो रहे थे देश, उनके पास कोई अधिकार नहीं था। ये जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है, इसमें कोई अधिकार नहीं था एशिया और अफ्रीका से आजाद होने वाले देशों में। तो इन्होंने क्या करा, विकासशील देशों द्वारा किए गए, उन्होंने अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, एनआईईओ की मांग की गई, और 77, ये जिसे G77 के रूप में संगठित किया गया। तो जो विकासशील देश थे, यानी विकसित देशों ने तो ये बनाया था, अपना सारा पावर इन्होंने रखा। तो जो विकासशील देश थे, भारत जैसे, जो बाद में स्वतंत्र हुए, उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको G77 बोलते हैं। अब नया अंतरराष्ट्रीय आर्थिक आदेश, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, याद रखोगे, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो बनाया गया। अब इसमें क्या आपको खास बात याद रखना है कि ज्यादातर विकासशील देशों को 1950 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं से तेजी विकास में लाभ नहीं हुआ। जो विकासशील देश थे उनको कोई फायदा नहीं हुआ। जो ब्रिटेन में विकास हुआ था, ब्रिटेन में, अमेरिका में जो विकास हुआ था, उससे इन देशों को कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने खुद को एक समूह के रूप में संगठित किया था। इन सब विकासशील देशों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसका नाम रखा एनआईईओ, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की मांग की, जिसके लिए 77 या G77 का समूह बनाया। ये एक ऐसी प्रणाली थी जो उन्हें प्रत्येक प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक विकास सहायता, कच्चे माल के लिए उचित मूल्य और विकसित देशों के बाजारों में उनके निर्मित सामानों के लिए बेहतर पहुंच पर वास्तविक नियंत्रण प्रदान कर सके। तो विकासशील देशों ने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो उनके प्राकृतिक संसाधनों का सही से विकास कर सके, कच्चे माल को बेचा जा सके उचित मूल्यों पर। जो विकसित देश है उनमें बाजार खोजा गया ताकि उनके निर्माण की गई चीजों को बेहतर कीमत पर बेचा जा सके। इसके लिए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उसका नाम एनआईईओ था। ठीक है, एक बार पढ़ लें। विश्व अर्थव्यवस्था पुनर्निर्माण, जैसे युद्ध के बाद क्या हुआ, तो पहले विश्व युद्ध के बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ, सबको पता है, और इससे भी बहुत ज्यादा विनाश हुआ। लेकिन इस विनाश में अमेरिका और सोवियत संघ रूस जो था बहुत विकसित, यानी शक्तियां उभर कर आई। उस समय ब्रिटेन वुड्स संस्था बनाई गई। तो जो आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका के अंदर न्यू हैम्पशायर ने ब्रिटेन वुड्स नामक एक स्थान पर एक यूएनओ की ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई, जिसमें मौद्रिक यानी पैसों और वित्तीय सम्मेलन के रूप में एक सहमति बनी। इन्होंने आईएमएफ बनाया और वर्ल्ड बैंक बनाया।
आईएमएफ के सदस्य जो देश थे उनके बीच व्यापार आपस में किया जा सकता था। उनके फायदा नुकसान की जो निगरानी है वो आईएमएफ करेगा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण के लिए स्थापित किया गया था। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने 1947 के बाद वित्तीय परिचालन शुरू कर दिया था। ब्रिटेन वुड व्यवस्था एक निश्चित विनिमय दरों पर आधारित थी और ये सारा कंपेयर होता था अमेरिकी डॉलर से। सबको अमेरिकी डॉलर से कंपेयर किया जाता था और इस संस्था में बड़े पैमाने पर जो निर्णय लेते थे वो पश्चिमी प्रौद्योगिक शक्तियां लेती थी, जैसे अमेरिका, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब लेते थे जो मेजर फैसले होते थे। लेकिन जो औपनिवेशीकरण के दौरान जो स्वतंत्र हुए थे, भारत अफ्रीका के जो देश स्वतंत्र हुए थे, उन्होंने क्या किया? तो संयुक्त राष्ट्र और नैम द्वारा समर्थित एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र और स्वाधीन राष्ट्र हो चुके थे 1950 के बाद। विकासशील देशों द्वारा विकासशील देशों द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम एनआईईओ रखा गया, जिसको G70 के रूप में भी बोलते हैं। इसकी कुछ खास बात है। पहला, जितने विकासशील देश थे उन्होंने 1950 और 1960 के दशक में जितने भी अर्थव्यवस्था में विकास हुआ था उनको लाभ नहीं हुआ था विकासशील देशों को, तो उन्होंने खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम एनआईईओ रखा था, जिसको G70 भी कहा जाता है। ये आपस में प्राकृतिक संसाधन, विकास, कच्चे माल उचित मूल्य पर विकसित देशों को बेचा करते थे। उनके लिए बाजार उपलब्ध कराने का काम इस ऑर्गेनाइजेशन का काम। तो ये था बच्चों कंप्लीट रिवीजन आपका इस चैप्टर का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हो सके तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें। नोट्स में आपको सारे चैप्टर होने के बाद लास्ट में आपको दे दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में एक साथ। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद सबको, अपना ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन में।